हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ सेमेस्टर 6 कोर 13 का कुछ टॉपिक्स, जिसमें आज मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूनिट 1 डिस्कस करूँगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट बाय नेक्स्ट सारे वीडियोज़ को मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आज मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूँगी डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। पहला टॉपिक था ये, और दूसरा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, एंड थर्ड टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो आज मैं इन तीनों टॉपिक्स को आपके बीच डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे Prokaryotes are those organisms which do not contain nucleus and other membrane-bound organelles. They are unicellular. तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है, ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये यूनिसेल्यूलर होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स are those organisms which contain nucleus and membrane-bound organelles. They are either unicellular और multicellular. तो यूकैरियोट्स क्या होता है, इसमें जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, वो पाया जाता है, और ये यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। और नेक्स्ट हम लोग अब टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे आगे है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। Replication in prokaryotes start from a sequence found on the chromosome called the origin of replication. तो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट्स में, वो एक सीक्वेंस की तरह क्रोमोजोम से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या एक न्यूक्लिक एसिड है विच फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल इन एनिमल्स। और एनिमल्स में ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इट कैन बी प्रोड्यूस अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ इटसेल्फ, इट कॉल्ड रेप्लिकेशन। और जो डीएनए होता है वो अपना डुप्लीकेट कॉपी का फॉर्मेशन करता है, उसी को रेप्लिकेशन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए और सेल्फ डुप्लीकेशन विच हेल्प टू कैरी जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो ये क्या है, रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डीएनए को, मतलब खुद सेल को डीएनए को डुप्लीकेट करता है, और जो कैरेक्टर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले कैरी करने में मदद करता है। फोर्थ नंबर है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन बोथ अकर इन सिंगल स्ट्रैंड एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का वो दोनों में होता है, सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड डीएनए में, इन विच द parent DNA strand function as a template and newly synthesized strand is complementary to the parent strand. तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, और जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है वो कम्प्लीमेंट्री पेरेंट स्ट्रैंड के रूप में काम करता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड क्या क्या है। तो यहाँ पे 3 मेथड होते हैं जिससे हम लोग डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। पहला है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, दूसरा है कंजर्वेटिव प्रोसेस, एंड तीसरा है डिस्पर्सिव प्रोसेस। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। In semi-conservative process or method, one strand of DNA molecule serve as a template for the synthesis of new complementary chain. तो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जो डीएनए का एक स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है उसको टेम्पलेट की तरह सर्व किया जाता है, जो न्यूली कंप्लीमेंट्री चेन होता है उसमें। दिस प्रोसेस एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड बाय मेसेल्सन एंड अस्टेनल। और मेसेल्सन एंड अस्टेनल नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था।
तो यहाँ पे ये सेमी कंजर्वेटिव का डायग्राम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड में किस तरह से इसको सर्व किया गया है। सेकंड पॉइंट है कंजर्वेटिव प्रोसेस। इन कंजर्वेटिव मेथड द डीएनए स्ट्रैंड डू नॉट सेपरेट। और कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है, जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो सेपरेट नहीं होता है। द टू स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट एंड प्रोड्यूसिंग अ न्यू डॉटर डबल स्ट्रैंड। और जो यहाँ पे टू स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट का, वो प्रोड्यूस करता है न्यू डॉटर डबल स्ट्रैंड। दस टू डबल हेलिक्स फॉर्म्ड। और वो क्या फॉर्मेशन करता है, तो डबल हेलिक्स को फॉर्मेशन करता है। तो ये है कंजर्वेटिव मेथड का डायग्राम, कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे डिस्पर्सिव मेथड। इन डिस्पर्सिव मेथड द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू अ स्मॉल पीसेस। तो डिस्पर्सिव मेथड में क्या होता है, जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉल छोटा छोटा टुकड़ा में पीसेस में होता है। एंड ईच मॉलिक्यूल सिंथेसिस अ स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल। और फिर वही जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है वो सिंथेसिस करता है एक स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल को। एज द पीसेस ऑफ पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल रिमेन स्कैटर्ड इन द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। और जो वही पीसेस होता है वो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल उसमें स्कैटर्ड किया जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मेथड। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पेरेंट डीएनए ब्रेक किया जाता है छोटा छोटा टुकड़ा में, और फिर इसको न्यू स्ट्रैंड जो होता है उसमें अटैच किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। In prokaryotes, mechanism of DNA replication studied in bacterial chromosome in E. coli DNA is ability for self duplication। तो प्रोकैरियोट्स में इसका जो मैकेनिज्म अब हम लोग देखेंगे, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का स्टडी के लिए हम लोग ई कोलाई जो इचर्चिया कोलाई जिसको बोलते हैं उसमें करते हैं। डीएनए इज एबिलिटी फॉर सेल्फ डुप्लीकेशन। और डीएनए में ऐसा एबिलिटी होता है कि वो खुद का डुप्लीकेट बना सकता है। DNA replication is a semi-conservative process. Replication is bidirectional, in which replication always occur in third 3' and 5' direction। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस में होता है। रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है और इसमें जो डायरेक्शन होता है वो 3' से 5' होता है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन अकर इन 3 स्टेप। और ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला है इनिशिएशन, इन विच सेपरेशन एंड अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल टेक प्लेस। और इसमें क्या होता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसका सेपरेशन होता है। दूसरा है एलोंगेशन, इन विच डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड फॉर्म आ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज। और एलोंगेशन प्रोसेस में होता क्या है कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। थर्ड पॉइंट है टर्मिनेशन, इन विच द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टॉप एंड एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेट। और टर्मिनेशन क्या होता है, वो लास्ट प्रोसेस होता है जिसमें कि जब डुप्लीकेट हो जाता है डीएनए का तो यहाँ पे एंड हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है। अब हम लोग अभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इन प्रोकैरियोट्स से सर्कुलर डीएनए फॉर्म्ड, सो सर्कुलर मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल सोज फॉलोइंग स्टेप। तो अब हम लोग इसका देखते हैं किस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, इट स्टार्ट इन अ सिंगल पॉइंट आर नॉन एज पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ये स्टार्ट होता है एक सिंगल पॉइंट से जो कि ऑरिजिन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। डीएनए स्ट्रैंड अपॉन एंड सेपरेटेड एट द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन विच आर नॉन एज अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। और जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो सेपरेट होता है अपने ऑरिजिन पॉइंट में, जिसे हम लोग अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कहते हैं। इन विच हेलिकेज प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल।
और इसमें क्या होता है, जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्हेन सेपरेशन अकर्स इन डीएनए स्ट्रैंड देन वाई लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। और जब डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट हो जाता है तो एक वाई की तरह इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म होता है। रेप्लिकेशन फोर्क मूव बोथ डायरेक्शन फ्रॉम ऑरिजिन। और जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है वो डायरेक्शन को फॉर्म करता है। पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड टू डॉटर डीएनए सिंथेसिस आर कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड्स। और जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड से डॉटर डीएनए सिंथेसिस को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इन शॉर्ट फ्रेगमेंट कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और जो जहाँ लैगिंग स्ट्रैंड होता है, जो सिंथेसिस होते रहता है फ्रेगमेंट का, तो उस पॉइंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। और ये डीएनए डुप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स का डायग्राम यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है वो है। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय कॉपिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आरएनए, ठीक है, आरएनए का कॉपी करके एक डीएनए टेम्पलेट का एक स्ट्रैंड बनाना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इंटायर जीनोम इज कॉपीड बट इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ जीनोम इज कॉपीड। जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो बहुत सारा इंटायर जीनोम का कॉपी किया जाता है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कुछ ही जो सिलेक्टेड होते हैं वैसे ही पोर्शन को कॉपी किया जाता है। द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन इन आरएनए पॉलीमरेज। और जो एंजाइम होता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में वो आरएनए पॉलीमरेज में इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज कैन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन बाय इटसेल्फ। और जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करता है। इट डज नॉट रिक्वायर प्राइमेज। और इसमें प्राइमेज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब देखिए यहाँ पे इसका भी जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का 3 मैकेनिज्म है। इसमें इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। इनिशिएशन, द ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएट बाय आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड प्रोमोटर सीक्वेंस। और यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा इनिशिएट किया जाता है और होलो एंजाइम से स्पेसिफिक पॉइंट तक जो होता है उसको प्रोमोटर सीक्वेंस कहा जाता है। बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज इज द प्रिंसिपल एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होता है वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज फाउंड इन ए बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड कोर पॉलीमरेज and it consists of alpha, beta, beta 1 and sigma subunit। तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है कोर पॉलीमरेज और ये कंसिस्ट करता है अल्फा, बीटा, बीटा 1 एंड सिग्मा सब यूनिट्स को। The core enzyme bind to a specific sequence on template DNA strand called promoter। और जो कोर एंजाइम होता है जो कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है, स्ट्रैंड होता है, उसको बाइंड करता है, उसको प्रोमोटर कहा जाता है।
The binding of core polymerase to promoter is facilitates and specified by sigma factor। जो बाइंडिंग कोर पॉलीमरेज होता है जो प्रोमोटर को फैसिलिटेट करता है वो सिग्मा फैक्टर से डिनोट किया जाता है। द कोर पॉलीमरेज along with sigma factor is called holo enzyme, that is RNA polymerase holo enzyme। और जो कोर पॉलीमरेज होता है जो सिग्मा फैक्टर के सामने होता है उसको होलो एंजाइम कहा जाता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस है इसका। ये कुछ थोड़ा सा इसका डायग्राम जो है वो ज़्यादा ही लंबा है, एक पेज में एडजस्ट नहीं हुआ था इसलिए नेक्स्ट पेज में बना हुआ है, तो आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे एलोंगेशन। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ आरएनए मोर देन 10 BP लॉन्ग, the sigma factor is ejected and the enzyme move along 5' to 3' direction continuously synthesis RNA। और इसमें से एलोंगेशन में क्या होता है कि जो RNA होता है वो 10 BP लॉन्ग होता है सिग्मा फैक्टर, और सिग्मा फैक्टर जो क्या करता है इजेक्ट करता है एंजाइम को और वो मूव करता है 5' से 3' डायरेक्शन को। द सिंथेसिस RNA एग्जिट फ्रॉम RNA एक्सिट चैनल। और जो सिंथेसिस RNA होता है वो RNA एग्जिट चैनल से एग्जिट होता है प्रोफोस्फोलाइटिक एडिटिंग अनदर मैकेनिज्म ऑफ रिमूविंग अल्टर्ड न्यूक्लियोटाइड। और जो यहाँ फेरोफोस्फोलाइटिक एडिटिंग अनदर एंजाइम जो होता है ये मैकेनिज्म करता है और रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को। नेक्स्ट है यहाँ पे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में दो तरह का टर्मिनेशन होता है, रॉ इंडिपेंडेंट और रॉ डिपेंडेंट। तो पहले यहाँ हम लोग देखेंगे रॉ इंडिपेंडेंट। इन दिस मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इन टर्मिनेटर डीएनए। और इसमें रॉ इंडिपेंडेंट में क्या होता है जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ट्रांसमिट होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस जो डीएनए का होता है टर्मिनेटर उसके द्वारा। द टर्मिनेटर डीएनए कंटेन इनवर्ट रिपीट विच कॉज कंप्लीमेंट्री पेयरिंग एज ट्रांसक्रिप्ट आरएनए फ्रॉम हेयर पिन स्ट्रक्चर। और जो टर्मिनेटर डीएनए कंटेन होता है इन्वर्ट करता है जो रिपीट करता है कंप्लीमेंट्री पेयरिंग ट्रांसक्रिप्ट आरएनए हेयर पिन स्ट्रक्चर को। दिस इन्वर्ट रिपीट इज फॉलोड बाय लार्ज नंबर ऑफ TT8BP ऑन टेम्पलेट डीएनए। और जो ये कन्वर्ट मतलब जो रिपीटेड होता है जो TT जो है ये 8BP होता है। द यूरासिल अपीयर इन आरएनए। आरएनए में यूरासिल अपीयर होता है, नॉट टॉलरेटेड बाय एडेनिन डबल स्ट्रैंड यूरासिल बेस पेयर। और फिर ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है रॉ इंडिपेंडेंट का। नेक्स्ट है यहाँ पे रॉ डिपेंडेंट। तो रॉ डिपेंडेंट में क्या है, इन दिस मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड बाय रॉ प्रोटीन। तो यहाँ पे रॉ डिपेंडेंट में क्या होता है रॉ प्रोटीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। इट इज रिंग शॉप्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग एट बेस प्रोटीन। तो जो यहाँ रिंग शेप्ड का एक सिंगल स्ट्रैंड होता है वो बाइंड करता है एडेनिन एंड थायमिन बेस प्रोटीन को।
The raw protein bind the single-strand RNA as it exits from polymerase enzyme complex and hydrolyze the RNA from enzyme complex। तो जो रॉ प्रोटीन होता है वो बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को और ये एग्जिट करता है पॉलीमरेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। In bacteria, transcription and translation occur simultaneously, so the raw protein binds the RNA after translation has completed, transcription is still on। और जो यहाँ बैक्टीरिया होता है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है और ट्रांसलेशन करता है साइमल्टेनियसली अचानक से रॉ प्रोटीन को और बाइंड करता है आरएनए ट्रांसलेशन को कंप्लीट करके ये ट्रांसक्रिप्शन को करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है ये प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द बेस सीक्वेंस ऑफ mRNA इज ट्रांसलेटेड इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इन शॉर्ट, ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये ट्रांसलेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो mRNA से ट्रांसलेशन के द्वारा mRNA से अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और इस सीक्वेंस को पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। अगर हम लोग शॉर्ट में बोले तो क्या होता है कि ट्रांसलेशन ये जो सिंथेसिस होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो पहला है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, दूसरा अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ टीआरएनए, तीसरा है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, चौथा है एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड फिफ्थ है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो वन बाय वन करके अभी हम लोग ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का उसको देखेंगे। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो जो अमीनो एसिड होता है वो एक बिल्डिंग की तरह होता है प्रोटीन का, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। The amino acid are activated by ATP with the help of enzyme amino acyl synthetase। और जो अमीनो एसिड होता है वो एक्टिवेट होता है एटीपी में, एटीपी के द्वारा किसके साथ, तो एंजाइम अमीनो एसाइल सिंथेटेज के साथ। अमीनो एसाइल सिंथेटेज इज स्पेसिफिक इन एक्टिवेटिंग इच अमीनो एसिड। और जो अमीनो एसाइल सिंथेटेज होता है वो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में स्पेसिफिक होता है। द एक्टिवेटिंग अमीनो एसिड इज कॉल्ड अमीनो एसाइल एडेनाइलेट और अमीनो एसाइल APM, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं। दूसरा है attachment of activated amino acid with tRNA. The activated amino acid is attached to the acceptor arm of tRNA। और जो अमीनो एसिड होता है वो अटैच होता है एक्सेप्टर आर्म ऑफ tRNA से। The loading of an activated amino acid to the tRNA is called amino acylation of tRNA। और जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होता है वो टीआरएनए के साथ एक्टिवेट होकर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहलाता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और ये जो मैकेनिज्म जो का प्रोसेस होता है वो अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा होता है। The product formed is called amino acyl tRNA complex।
देख सकते हैं यहाँ पे इधर अमीनो एसिड है और टीआरएनए, तो ये दोनों का कंबाइन करने के बाद अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। थर्ड पॉइंट है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन सिंथेसिस इज इनिशिएटेड बाय द सिलेक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ द फर्स्ट अमीनो एसिड टू राइबोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, स्टार्ट होता है एक सिलेक्शन से, जो कि ट्रांसफर होता है अमीनो एसिड से राइबोसोम में। दिस रिक्वायर्स राइबोसोम सब यूनिट अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स एमआरएनए एंड इनिशिएशन फैक्टर। तो और ये इसमें क्या ज़रूरी होता है कि जो राइबोसोम सब यूनिट्स की आवश्यकता होती है, जो अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स एमआरएनए इनिशिएशन फैक्टर तक होता है। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व इन फॉलोइंग स्टेप्स। और अब हम लोग देखते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसके इनिशिएशन में। The 30S ribosome binds with the initiation factor 3 forming 30S1 IF3 complex। और जो 30S राइबोसोम होता है वो बाइंड करता है फैक्टर 3 फॉर्मिंग को 30S IF3 कॉम्प्लेक्स को। द 30S IF3 कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू mRNA कॉम्प्लेक्स, और 30S IF3 कॉम्प्लेक्स जो है वो बाइंड करता है mRNA कॉम्प्लेक्स को। द IF3 हेल्प द 30S टू बाइंड विथ mRNA। और जो यहाँ पे IF3 जो है वो हेल्प करता है 30S राइबोसोम को mRNA के साथ बाइंड करने में। In the 30S IF3 mRNA complex, the mRNA is attached to the 30S ribosome in such a way that the first codon AUG of mRNA is inserted in the P site of ribosome. In prokaryotes, the first codon of mRNA will be AUG and it for the amino acid methionine। तो इसमें क्या होता है कि जो 30S राइबोसोम होता है वो IF3 mRNA के साथ कॉम्प्लेक्स करता है, और mRNA अटैच होकर 30S राइबोसोम को फर्स्ट कोडोन AUG और mRNA जो है वो इंसर्ट हो जाता है फिर P साइट ऑफ राइबोसोम में। और यहाँ जो फिर प्रोकैरियोट्स होता है वो फर्स्ट कोडोन होता है राइबोसोम का AUG, और फिर ये अमीनो एसिड मिथोनाइन का फॉर्मेशन करता है। Simultaneously, the methionine tRNA is bound to IF2 and GTP tRNA mate complex। और यहाँ पे क्या होता है कि जो मिथोनाइन होता है tRNA वो बॉन्ड करता है F2 एंड GTP tRNA मेट कॉम्प्लेक्स के साथ। In the next step, 30S IF3 mRNA complex bind with IF2 GTP tRNA complex forming pre-initiation complex के साथ। Elongation of polypeptide chain। अब यहाँ पे elongation refers to addition of amino acid 1 by 1 to the first amino acid methionine as per the sequence of codon in the mRNA। elongation क्या रिफर्स करते हैं, elongation में होता है जो अमीनो एसिड का एडिशन होता है एक एक करके फर्स्ट अमीनो एसिड मिथोनाइन, और उसी प्रकार फिर जो कोडोन्स होते हैं वो mRNA में अटैच होते जाते हैं। ये जो यहाँ पे फिगर ये लिखा हुआ यहाँ पॉली राइबोसोम मेनी राइबोसोम मूव इन द 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ mRNA, ये इसी का है। ठीक है, ये ड्राइंग का लिखा हुआ, यहाँ जगह नहीं रहने के कारण वहाँ नहीं लिखा गया है। तो अब हम लोग देखेंगे
Termination of polypeptide chain. Termination is the completion of polypeptide chain. By termination, a polypeptide chain is finished and released. The polypeptide chain is completed when a stop codon comes to occupy the A site. तो टर्मिनेशन क्या होता है, ये कंप्लीट होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे उसका कंप्लीट होता है और ये टर्मिनेट करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को फिनिश करके रिलीज करता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो कंप्लीट होता है कहाँ पे, स्टॉप कोडोन में, जब ये ऑक्यूपाई हो जाता है ए साइट में। द स्टॉप कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन में भी UAA और UAG और UGA कोडोन्स। टर्मिनेशन इज हेल्प्ड बाय रिलीजिंग फैक्टर RF1, RF2 एंड RF3। और ये यहाँ टर्मिनेशन कोडोन देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। After the releasing of polypeptide chain, the 20S unit dissociates into 50S and 30S subunits. तो पॉलीपेप्टाइड चेन का रिलीज होने के बाद जो 20S सब यूनिट्स होता है, जो यूनिट्स होता है वो डिसोसिएट होकर कितना बच जाता है, तो 50 से 30 सब यूनिट्स में। These subunits are again used in the formation of another initiation complex. और फिर जो बचा हुआ सब यूनिट्स होता है वो यूज किया जाता है फिर से जब इनिशिएशन का प्रोसेस होता है उसमें। और ये इधर इसका डायग्राम फिर है। पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज्ड टू 20S to 30S एंड 50S राइबोसोम्स। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसका सेकंड यूनिट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक कहीं भी सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वे भी इस चैनल से पढ़ाई कर सकें और पैसा बचा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।